आपको क्या लगा हम देख रहे नहीं थे? भैया हम सब देख रहे। तो ये जो सारी चीजें जो चल रही थी भैया, आप इंस्टा आईडी दे, फोन नंबर दे, ये दे वो दे, कर लो कोई बात नहीं। लेकिन अब भी आ जाओ, हमारा क्या करेंगे हम लोग, कंप्लीट द फ्लो चार्ट क्या करने वाले। तो सबसे पहली चीज कि भैया वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं तो एक बार फटाफट से एक हार्ट हो जाना चाहिए आपके दोस्त के लिए, आपके भाई के लिए, कि भैया आपके जो अब तक ग्री ट्यूटोरियल्स ने आपके लिए सारे एग्जाम्स की चीजें क्या बहुत अच्छे से की है, अभी आपकी बारी है कि अब लग जाओ भैया हिस्ट्री और पॉलिटिकल के लिए भी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल के लिए भी चीजें आना क्या शुरू हो चुकी है। तो फटाफट से एक हार्ट चला देना भाई, मजा आ जाए, और कोई टीएसएस नहीं बनेगा यार, सही बोल रहा। ठीक है, तो चलो अब, और क्या बात है भैया, आपने हार्ट पे एक नंबर चला दिया है। तो सबसे पहली चीज अब मैं कराने क्या वाला हूं, बेसिकली इन दिस सेशन में जो है आपका जो दोस्त है वो आपको कंप्लीट द फ्लो चार्ट क्या करवाने वाला है। मैं इसमें आपको तरीके बताऊंगा, क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना और कौन से फ्लो चार्ट आपको करने, ये सारी चीजें। और आप बोलोगे कि भैया ये पीडीएफ कहां मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहो, बताऊंगा कि कहां पे मिलेगा। सबसे पहली चीज क्या है हमारा, डिसिप्लिन हेल्पफुल इन द हिस्टोरिकल रिसर्च। मतलब क्या बोला गया है, मतलब ये बोला गया ऐसे कौन सी स्टडीज है जो हमें क्या करती है, हेल्प करती है आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च कंडक्ट करने में। तो चलो कौन सी हिंट के लिए क्या दिया है, आर्कियोलॉजी दिया और जीनियोलॉजी दिया। अब हमें क्या करना है, देखो आंसर में बताता हूं क्या है। एक लिंग्विस्टिक्स याद करो, डाल दो कमेंट सेक्शन में क्या है लिंग्विस्टिक, मतलब स्टडी ऑफ लैंग्वेज। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी क्या, मतलब जो चीजें हम हाथ से लिखते हैं उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। फिर एपिग्राफी, जो हम इंस्क्रिप्शंस होते हैं ना, कार्विंग्स होती है वॉल पे, मेटल्स पे, उसकी स्टडी को हम लोग इंस्क्रिप्शन एपिग्राफी बोलते हैं। और आर्काइवल साइंस, फटाफट एक बार चलना चाहिए। और इसका ट्रिक क्या है, मेल, एम फॉर मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, ए फॉर आपका आर्काइवल साइंस, एल फॉर लिंग्विस्टिक, ई फॉर एपिग्राफी। चला दो चैट सेक्शन में। नेक्स्ट आते हैं नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप। अब कौन से भाई स्कॉलर्स से आपके यूरोप में, हाँ, और भाई कमेंट कर दो। सबसे पहले आप लोग बताओगे फिर मैं बताऊंगा, पहले बता दे रहा हूं, किसी को बोलना है तो बोल दो, ठीक है। तो चलो देखता हूं सबसे पहले कौन सा आंसर देता है, देखता हूं। क्या बात है भाई, आंसर आना शुरू हो गया। क्या आंसर दिया आप लोग ने, ये तो भैया हमारे बाएं हाथ का खेल है। पहले पाए हमारा रेन डेस्कार्ट्स, कौन है, रेन डेस्कार्ट्स। फिर आ रहे हमारे हैंडसम से मोस्ट स्टाइलिश पर्सन हमारे पूरे टेक्स्ट बुक में जिनका फोटो दिया है, हमारे वॉल्टेयर भाई साहब। फिर हम आते हैं हमारे कॉल मार्क्स भाई साहब, जिनका अगर मैं बात करूं तो थियरी भैया पल्ले ही नहीं पड़ती है। और फिर आता है लियोपोल्ड वन रांके, जिन्होंने तो सबकी बैंड बजा के रखी थी, ठीक है। ये याद करके आप लोग क्या रख लो, क्लियर हो गया पक्का, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब बुक्स और राइटर्स। अब आपको क्या बताना है, सबसे पहली चीज, अब आपको एक ऐसा टेबल आएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो बुक हिस्टोरीज है ये किसने लिखी है, या फिर राइटर का नाम दिया रहेगा, अब इन्होंने कौन सा बुक लिया है ये देखते। देखो सबसे पहले क्या दिया है, द हिस्टोरीज, किसने लिखा, कमेंट करो भाई, यही टेक्निक है, जितना कमेंट करोगे चीज आपके दिमाग में जाएगी। पहला क्या है आपका हेरोडोटस है, फिर क्या है रेन डेस्कार्ट्स ने कौन सी बुक लिखी, बुक लिखी, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। क्या बात है भाई, आंसर तो आप लोग मेरे से पहले दे दे रहे हो, क्या बात है, ये बोलते तैयारी। फिर दास कैपिटल किसने लिखा, कार्ल मार्क्स भाई साहब ने लिखा। और फिर आता है आपका आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जो किसने लिखा, मोस्ट स्टाइलिश पर्सन माइकल फौकॉल्ट, ठीक है। अब आ गए थे वोल्टेयर। अब इन्होंने क्या किया है, वोल्टेयर ने क्या दिया था, वोल्टेयर को क्या बोला था, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। एग्जाम में क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, क्या लिखोगे, वोल्टेयर। फिर क्या है, द फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म, ये क्या है, साइमन डी बेवियर, क्लियर हो गया। माइकल फौकॉल्ट ने क्या लिखा, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, कौन सी थियरी दी, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। फिर क्लास थियरी किसने दिया था, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओ किसने दिया था। ये क्वेश्चन मैं जानता हूं आपको बहुत परेशान करते हैं, आ जाओ 7:30 बजे, इस क्वेश्चन का हम लोग काम तमाम कर देंगे। कौन है, कार्ल मार्क्स। अब अगला क्वेश्चन, हमारा सेकंड चैप्टर चालू हो गया। अब सेकंड चैप्टर में क्या क्या करेंगे, फटाफट से एक बार कमेंट कर दो। सबसे पहले क्या है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस हु रोट इंडियन हिस्ट्री। अब ऐसे कौन से ब्रिटिश हिस्टोरियंस है जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में क्या लिखा था, कौन थे, मैं बता रहा हूं। तो देखो याद कर लो, एक थे कॉलोनियल टॉड, कौन थे, कॉलोनियल टॉड। फिर एक तो जेम्स ग्रांट डफ थे, एक का नाम क्या था, जेम्स मिल था। देखो जेम्स, एक ग्रांट डफ था, एक मिल था, एक ग्रांट डफ था, एक मिल था। फिर कौन था, विलियम विल्सन हंटर। समझ में आ गया। तो एक दो बार देखोगे आपको चीजें आराम से आ जाएगी। और ये जो पीडीएफ है मैं आपको आप पे क्या अवेलेबल करवा दूंगा, तो वहां से आप क्या चेकआउट क्या कर सकते हो, ठीक है, बाहर जाके बात करो। अब नेक्स्ट क्या है, अब यहां पे क्या बोला गया, अभी हमें यहाँ पे राइटर्स के बारे में दिया है
और उनकी राइटिंग्स के बारे में हमें क्या लिखना है। अब हिस्टोरियंस कौन है, हमारी फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस है, जिन्होंने आपकी लेडीज के बारे में बातें की थी, हमारे जो देश की महिलाएं उनके बारे में बात की थी, उनके लिए बुक लिखा था। चलो देखते हैं, ताराबाई शिंदे ने कौन सी बुक लिखी, स्त्री पुरुष तुलना लिखी। फिर उसके बाद हाई कास्ट हिंदू वुमेन किसने लिखा, चलो बताओ कमेंट सेक्शन में, कोई इधर नहीं देखेगा, कोई टीएसएस नहीं बनेगा भाई, पहले बता दे रहा हूं। तो किसने लिखा, पंडिता रामाबाई ने लिखा। फिर ये कौन है, मीरा कोसंबी, मीरा कोसंबी ने कौन सा लिखा, क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड फेमिनिस्ट ऐसे इन सोशल हिस्ट्री। फटाफट एक एक का कमेंट आना चाहिए, मैं देख रहा हूं भाई, तो ये फटाफट एक बार कमेंट कर दो नीचे। फिर क्या है, डॉक्टर शर्मिला रेगे, राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज, टेस्टिमोनीज, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे क्या है, नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफर ऑफ इंडिया, तो कौन कौन थे, चलो नेशनल हिस्टोरियंस कौन थे, तो भैया एक दो नाम याद है मुझे, विष्णु शास्त्री चिपलून का याद कर लो। फिर ये देखो यहाँ पे भैया गलती हो गया, राजेंद्र लाल मिश्रा, तो यहाँ पे जय गायब हो गया, तो आप करेक्ट कर लेना, राजेंद्र लाल मिश्रा है। फिर तीसरा क्या है, महादेव गोविंद रानड़े और भाई विनायक दामोदर सावरकर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या दिया है, जेम्स मिल, ये देखो यहाँ पे आपके क्या ऑथर्स के नाम दिए गए, और यहाँ पे उन्होंने जो बुक लिखी थी उसके बारे में नाम क्या दिया गया है। जैसे जेम्स मिल ने क्या लिखा, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ग्रैंड डफ ने लिखा, क्या लिखा था, अ हिस्ट्री ऑफ मराठास। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा, भाई देखो 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 क्या किसने लिखा था, मैं करेक्ट कर देता हूँ, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन ने लिखा था, करेक्ट कर लेना एक बार, सही कर लेना। ऐसे डांगे ने क्या लिखा था, आपका प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी और हु वर द शूद्रास, मेरे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने लिखा था। क्लियर हो गया, चलो अब आता है आइडियोलॉजिकल स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। अब इंडिपेंडेंस के बाद में कौन से आपके आइडियोलॉजिकल स्कूल्स आपके हिस्टोग्राफी के चल रहे थे, दो तीन तो मैं इसी बता दूंगा। एक आपका मार्क्सिस्ट हिस्ट्री था, एक आपका सबाल्टर्न हिस्ट्री था, और एक आपका फेमिनिस्ट हिस्ट्री। एक बार चला दो फटाफट, चलो जल्दी जल्दी। इसको अगर आपको याद कर रहा है, SFM याद कर सकते हो या फिर FMS याद कर सकते हो, तो इस तरह से भी कर सकते हो। अब ये वाला बहुत बड़ा मैटर है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे अब देखो सर, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एग्जाम में अगर हमें जैसे फ्लो चार्ट दिया रहेगा हमें वैसे ही बनाना, हाँ भाई वैसे ही बनाना, कोई भी शेप नहीं दिया, इसको आपको बॉक्स बना के अंदर एक बॉक्स है फिर अंदर एक बॉक्स है, तो ऐसे ही क्या बोला है, पर्पस ऑफ हिस्टोग्राफी जियाउद्दीन बरानी किसने क्या लिखा था, तारिक फिरोज शाह, दिख रहा नहीं होगा मेरे ख्याल से, मैं एक बार जूम करके दिखा, देखो क्या पर्पस ऑफ हिस्टोग्राफी जियाउद्दीन बरानी, क्या लिखा इन्होंने, बुक का नाम क्या, तारिक फिरोज शाही। अब देखो तुजू की बबरी, ठीक है, तुजू की बबरी लिखा हुआ है, हमें आंसर दिया हुआ है, और फिर क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल फॉट बाय बाबर, किसने लिखा, हमारे एम्पर बाबर ने लिखा। फिर यहाँ पे देखो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर किसने लिखा, कल्हाना लिखा, बुक का नाम क्या था, राज तरंगिनी, उल्टा दिख रहा है नहीं मेरे ख्याल से, राज तरंगिनी है, नोट कर लेना, ठीक है। फिर अब द रेन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, अब किसने लिखा, आपके बुक का नाम क्या था, सभासद भास्कर था, ठीक है, किसने लिखा, आपके कृष्णाजी आनंद सभासद ने लिखा था, तो ये आपको याद रखना चाहिए। एक बार फिर पूछ रहा हूं, तारिक फिरोज शाही किसने लिखा था, फटाफट मुझे बता दो, जियाउद्दीन बरानी लिखा था। फिर तुजू की बबरी किसने लिखा था, एम्पर बाबू ने लिखा था। कल्हाना जो कि हिस्ट्री थी कश्मीर की, वो किसने लिखा, सॉरी कल्हाना ने क्या लिखा, कल्हाना ने आपके ये लिखा हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कौन सी बुक थी उसकी, राज तरंगिनी थी, समझ में आ गया। फिर सभासद भास्कर कब लिखा गया था, आपका जो रेंग था शिवाजी महाराज का उसके बारे में लिखा गया था, ठीक है, किसने लिखा था, कृष्णाजी आनंद सभासद ने लिखा था। अब कल्चर हेरिटेज है, एक टैंजिबल दिया और एक इनटैंजिबल दिया है, तो चलो टैंजिबल क्या आता है, उसमें क्या क्या आता है, देखो एशियन बिल्डिंग आता है, फिर बिल्डिंग आता है, फिर मैन्युस्क्रिप्ट आता है, फिर स्कल्पचर्स आता है, ये टैंजिबल हो गया। इनटैंजिबल कौन से होंगे, ट्रेडिशनल नॉलेज होगा, सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स होगा, स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स होगा, ट्रेडिशनल स्किल्स होगा। एक बार कमेंट में फटाफट चला दो, और ये कोई हाय हेलो कैसे हो तुम कहां से हो ये सब कोई नहीं कर रहा है, करना भी नहीं है भाई, ठीक है। अब आता है ह्यूमैनिटीज। अब ह्यूमैनिटीज से अगर मैं बात करूं तो स्टडी क्या है, तो सबसे पहले क्या आ गया, ह्यूमैनिटीज की स्टडी, हिस्ट्री है एक आपकी, एक सोशियोलॉजी है, एक आर्कियोलॉजी है, और एक आपका क्या एंथ्रोपोलॉजी है, समझ में आ गया क्या क्या है, चलो बता दो फटाफट। ह्यूमैनिटीज की स्टडी कौन सी आती है, स्टडी सब्जेक्ट कौन थे, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब जब हम सिर्फ ह्यूमंस के बारे में पढ़ते, हम भूत के बारे में नहीं पढ़ते, तो उसको हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो वर्ल्ड की नेचुरल हेरिटेज साइट्स कौन सी है इंडिया में, तो चलो बता दो, देखो केवलदेव नेशनल पार्क है, फिर उसके बाद क्या है, सुंदरबंस नेशनल पार्क है,
फिर उसके बाद क्या आपका नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स ये, और फिर हमारा क्या मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फटाफट चार सेक्शन में फिर एक बार नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स ये, फिर सुंदर बंस नेशनल पार्क, फिर क्या है केला देवी नेशनल पार्क, और फिर आता है क्या मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डन डन सर। अब क्या वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, और वर्ल्ड की कल्चरल हेरिटेज साइट्स कौन सी इंडिया में, चलो पहला आता है प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, आगरा फोर्ट, भाई क्या बात है। फिर क्या आता है सन टेम्पल, ठीक है, फिर सांची स्तूपा, फिर क्या अजंता एंड वेरूल केव्स, याद कर लो आगरा है, आगरा में आगरा फोर्ट है, फिर उसके ऊपर क्या था सन था, तो क्या हमारा सन टेम्पल, फिर क्या एक स्तूप था जिसको हम सांची स्तूप बोलते हैं, और फिर एक केव था जिसका नाम क्या था अजंता एंड वेरूल, जिसको हम एलोरा भी केव्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब रॉक पेंटिंग साइट्स कौन सी इंडिया में, चलो देखते हैं, और कहां पे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, कर्नाटका में है, और बिहार और उत्तराखंड में। देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ऐसे क्यों लिख के रखा है, रीजन उसके पीछे ताकि आपको याद है। तो आप कोई भी चार लिखना आपको, तो आप आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, प्रदेश लिख दो, बाजू में बिहार, उत्तराखंड या फिर कर्नाटक याद है तो कर्नाटक लिख दो, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटका, बिहार। तो फटाफट मुझे बता दो रॉक पेंटिंग साइट्स कहां में देखने मिल जाती है इंडिया में, फटाफट कमेंट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। फिर नेक्स्ट क्या है फोक आर्ट इन महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में फोक आर्ट कौन से चलो, फिर क्या आता है जगर गोंडल, कौन सा है दशावतार कोंकण का, फिर पोवाड़ा है आपका, फिर कोली डांस मियां कोली, फिर क्या है कीर्तन, और हमारा क्या तरप्पा डांस। ये फटाफट एक बार रिवाइज करेंगे, क्या है पोवाड़ा, फिर क्या है कोली डांस, फिर क्या है कीर्तन, फिर क्या है तरप्पा डांस, फिर क्या है जग्गर गोंडल, और फिर क्या है दशा अवतार ऑफ कोंकण। डन। फिर डिफरेंस डांस स्टाइल, अब अलग अलग डांस स्टाइल कौन से है इंडिया में, सबसे पहला क्या आता है नॉर्थ इंडिया में कथक, याद कर लो कथक कहाँ का फेमस डांस है नॉर्थ इंडिया, टिक 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 टिक, ठीक है। तमिलनाडु में क्या भरतनाट्यम, मुझे मालूम नहीं कथक और भरतनाट्यम क्या है, ठीक है, तमिलनाडु में क्या है भरतनाट्यम, और महाराष्ट्र में लावणी, ठीक है, और फिर क्या उड़ीसा में उड़ीसी डांस, और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, और केरला में क्या है कथकली या फिर हम उसको बोलते हैं मोहिनीअट्टम, ठीक है। याद कर लो केरला में कथकली, आंध्रा में कुचिपुड़ी, उड़ीसा में उड़ीसी डांस, और महाराष्ट्र में तो लावणी, और फिर उसके बाद तमिलनाडु में भरतनाट्यम, और नॉर्थ इंडिया में कथक। अब जो न्यूज़पेपर प्रिंट हुए थे 19th सेंचुरी में, तो देखो मराठाइन केस ने किसने करवाया था, हमारे लोकमान्य तिलक जी ने करवाया था। फिर उसके बाद प्रभाकर की अगर मैं बात करूं तो प्रभाकर जो न्यूज़पेपर था वो भाऊ महाजन ने करवाया था, ठीक है। और बाल शास्त्री जाम्बेकर ये इन्होंने कौन सा करवाया था, दर्पण न्यूज़पेपर करवाया था। और वही दीन बंधु जो न्यूज़पेपर था किसने, कृष्णराव भालेकर। दर्पण न्यूज़पेपर का नाम है, और प्रिंट किसने करवाया था, बाल शास्त्री जाम्बेकर के अंतर्गत क्या प्रिंट हो रहा था, याद कर लो दर्पण, मराठाइन केसरी, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं दीन बंधु और प्रभाकर, ठीक है। तो ये और ये भी याद कर लो किसके अंतर्गत हो रहा था, दीनबंधु कृष्णा राव भालेकर के द्वारा किया जा रहा था, मराठा केसरी लोकमान्य तिलक जी द्वारा, फिर उसके बाद प्रभाकर भाऊ महाजन जी द्वारा, और फिर उसके बाद दर्पण जो था बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा, ठीक है। डन। फिर इंडियन मास मीडिया, ये तो इजी है, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ये तो आप बच्चे वाला है, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म, और रेडियो, समझ में आ गया, याद कर लो रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म। फिर क्या आता है टाइप्स ऑफ पपेट। अब पपेट कौन से टाइप के होते हैं, चलो याद करते हैं। पहला क्या आता है वुडन पपेट, मतलब लकड़ियों का पपेट। फटाफट कमेंट आना चाहिए भाई, कमेंट करो यार, और क्या बात आप लोग पहली कमेंट कर रहे हैं और इतनी सारी चीजें लेकर आऊं भाई, एक बार हार्ट तो मेरे लिए चलना चाहिए ना। फिर क्या आता है आपका स्ट्रिंग पपेट्स, होता है ना टिंग 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 टिंग। फिर क्या आता है आपका हैंड पपेट। फिर क्या आता है आपका शैडो पपेट, याद कर लो शैडो पपेट में क्या दिखा रहा था, हैंड पपेट दिखा रहा था। हैंड में क्या था, स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग क्या क्या क्या, स्ट्रिंग में पपेट कौन सा था, वुडन पपेट। वुडन पपेट, स्ट्रिंग पपेट, शैडो पपेट और हैंड पपेट। डन, हल्ला से एक ही बार में पूरा का। फिर क्या आता है पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक थिएटर इन महाराष्ट्र। अब फोक थिएटर कौन से पॉपुलर महाराष्ट्र में वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या आता है तमाशा, क्या आता है तमाशा, एक पॉपुलर फॉर्म है फोक थिएटर का महाराष्ट्र में। फिर क्या आता है कीर्तन आता है, फिर भरूड़ है, और फिर इसके बाद क्या ललित है। तो वापस याद कर लो कौन से है पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक थिएटर इन महाराष्ट्र, तमाशा, कीर्तन, भरूड़ और ललित। डन। फिर क्या आता है अब संत
जिन्होंने भजन को क्या पॉपुलराइज किया, तो कौन कौन से, देखो कर्नाटका में किसने किया, संत तुलसीदास जी ने किया। नॉर्थ इंडिया में किसने किया, संत पुरंदास जी ने किया। गुजरात में किसने किया, संत नरसिंह मेहता जी ने किया। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में संत तुकडोजी महाराज ने किया। ठीक है, तो फटाफट एक बार, कर्नाटका में किसने किया, संत तुलसीदास जी ने भजन पॉपुलर किया। नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर किसने किया, संत पुरंदास जी ने किया। गुजरात में किसने किया, संत नरसिंह मेहता जी ने किया। और फिर महाराष्ट्र में किसने किया, संत तुकडोजी महाराज द्वारा किया गया। फटाफट महाराष्ट्र में कौन से संत ने, किन संत ने भजन को पॉपुलर किया, संत तुकडोजी महाराज। गुजरात में किसने किया, संत नरसिंह मेहता जी ने। नॉर्थ इंडिया में किसने किया, संत पुरंदास जी ने किया। और कर्नाटक में किसने किया, संत तुलसीदास जी ने किया। डन। अब जो इवेंट्स, अब यहाँ पे क्या बोला, इवेंट्स जो एशियन ओलंपिक्स में होते थे उनके बारे में लिखना है। ठीक है, तो क्या है, रेसलिंग। ठीक है, फिर डिस्कस थ्रो, देखा है कि नहीं देखा, ऐसी खेलते हैं ना, डिस्कस थ्रो। ठीक है, फिर क्या था, रनिंग मतलब भागना, हॉर्स एंड चैरियट मतलब घोड़े गाड़ी वाली रेस होती थी ना, वो याद कर लो। इवेंट्स हेल्ड इन एशियन ओलंपिक्स, हॉर्स एंड चैरियट, रनिंग, डिस्कस थ्रो और रेसलिंग। अब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन कौन से होते हैं, देखो पहला होता है वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसकी तो दुनिया पागल है। फिर एशियन गेम्स के बारे में भी सुना होगा, आप उसको एशियन गेम्स या फिर एशियड भी बोल सकते हैं। फिर ओलंपिक्स, ये तो दुनिया जानती है। और फिर पैरालंपिक्स, पैरालंपिक्स, ओलंपिक्स, एशियड या फिर एशियन गेम्स को बोलते हैं। फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप, नीचे कमेंट में आओ फटाफट, क्या क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियड या फिर एशियन गेम्स, ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स। डन। फिर हिल स्टेशन कौन से महाराष्ट्र में, देखो माथेरान है, सबको मालूम, खंडाला, लोनावला, फिर क्या चिखलधारा और महाबलेश्वर या फिर महाबलेश्वर एंड पंचगनी। माथेरान, महाबलेश्वर एंड पंचगनी, खंडाला एंड लोनावला और चिखलधारा। डन। टूरिस्ट प्लेस कौन से महाराष्ट्र में, तो देखो जयकवाड़ी में क्या डैम्स है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डैम्स दिया रहेगा और आपको लिखना रहेगा सामने, तो जयकवाड़ी लिखोगे। अब आप एग्जाम में आपको आ सकता है कि रॉक कट केव्स, अजंता एंड वेरूल। ठीक है, आपको हिल स्टेशन दिया रहेगा तो आप महाबलेश्वर लिखना। ठीक है, पिलग्रिम सेंटर दिया तो पंढरपुर, समझा, तो इसलिए मैंने दोनों लिखा है। पिलग्रिम सेंटर आया तो क्या लिखना, पंढरपुर आया। अगर डैम्स आया तो क्या लिखोगे, जयकवाड़ी लिखना। अगर अजंता वेरूल आया तो रॉक कट केव्स, समझ में आया। हिल स्टेशन आया तो महाबलेश्वर। डन। फिर टाइप्स ऑफ टूरिज्म लिख सकते हो, स्पोर्ट्स टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, हिस्टोरिकल टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म। और कौन से आप मुझे बता दो फटाफट। चलो जल्दी जल्दी, 4 सेक्शन आना चाहिए भाई। अरे यार एनर्जी खत्म हो गया, एक हार्ड भी चला दो यार, मेरे इतनी सारी चीजें लेकर आओ। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, कोई टीएस नहीं, इतने सारे लोग लाइव हो और वीडियो को लाइक नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, कैसे चलेगा यार। चलो फटाफट लाइक कर दो। फिर अब ये आता है इंडियन टेलीविजन। अब देखो सीधी सीधी बात है, अब 1959 में क्या हुआ था, जो दिल्ली का जो दूरदर्शन सेंटर था वो इनॉग्रेट हुआ था, यानी ओपन हुआ था। याद कर लो 1959 में क्या हुआ था, दिल्ली का दूरदर्शन सेंटर क्या इनॉग्रेशन हुआ था, उसका क्या हुआ था, आपका रिबन कटा था। फिर क्या हुआ था 1972 में, दूरदर्शन मुंबई सेंटर बिगेन टू टेलीकास्ट इट्स प्रोग्राम। मतलब दूरदर्शन जो मुंबई के सेंटर में, दूरदर्शन का जो मुंबई का सेंटर था उसमें जो प्रोग्राम था टेलीकास्ट होना चालू कर दिया। 1959 में क्या हुआ था, दिल्ली दूरदर्शन सेंटर क्या हुआ था, इनॉग्रेट हुआ था। 1972 में क्या हुआ था, दूरदर्शन जो मुंबई सेंटर में था वो अपना प्रोग्राम इस्टेब्लिश करना क्या चालू कर दिया, टेलीकास्ट करना चालू कर दिया था। कमेंट सेक्शन में 1982 में क्या हुआ था, कलर टेलीविजन लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। और 1991 में क्या हुआ था, आपका जो इंडियन गवर्नमेंट था उसने क्या परमिशन ग्रांट कर दी कि भाई जो प्राइवेट नेशनल या फिर इंटरनेशनल चैनल्स है वो भी इंडिया में टेलीकास्ट क्या कर सकते हैं। ये याद कर लो। देखो इतनी सारी चीजें हैं। इंडोर गेम्स, ये कोई बताने वाली बात है, इंडोर गेम्स, कार्ड गेम्स, कैरम, सेग्रोगेट और फिर क्या आता है, चेस। फटाफट, क्या चेस, कार्ड गेम्स, कैरम, सेग्रोगेट। तो ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब फेमस म्यूजियम्स कौन से इंडिया में, देखो अब यहां पे देखो नाम दिया है। अहमदाबाद में कौन सा है, हैदराबाद में देखो सालर जंग म्यूजियम। फिर यहाँ पे अगर बात करें कोलकाता में इंडियन म्यूजियम है। मुंबई में क्या है, मुंबई में एशियन सोसाइटी है आई गेस, नहीं एशियन सोसाइटी सॉरी लाइब्रेरी है। ठीक है, अब देखो मुंबई में क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। अहमदाबाद में कौन सा है, द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, तो याद कर लो मुंबई में कौन सा फेमस म्यूजियम है, कौन सा फेमस म्यूजियम है, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। तो वहीं अगर मैं बात करूं अहमदाबाद में कौन सा है, द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, हैदराबाद में कौन सा है, सलर जंग म्यूजियम है। और वहीं अगर मैं बात करूं
आपका कोलकाता में कौन सा है? इंडियन म्यूजियम, याद कर लो, कोलकाता इंडियन म्यूजियम। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, ठीक है। अहमदाबाद कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल, और वहीं आपकी अगर बात करूं हैदराबाद तो सलारजंग म्यूजियम, ठीक है। फिर अब ये वाला पार्ट, अब क्या बोला है? नोट वर्दी लाइब्रेरीज, मैंने लाइब्रेरी का नाम बोल दिया था वहां पे, ठीक है। अब देखो क्या दिया, हैदराबाद में कौन सी लाइब्रेरी है, यहाँ पे नाम दिया नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ये कहाँ पे? कोलकाता एसीटी। अब देखो डायग्राम अगर इस तरह से आया तो आपको इसी तरह से बनाना है। देखो आंसर, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। कोलकाता में क्या है? नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता में नेशनल। अब गलती मत करना कि कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी दिया रहेगा, नेशनल मतलब नेशन का कैपिटल दिल्ली, नहीं, गलत है, कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी कहाँ? मुंबई में। लाइब्रेरी ऑफ एशियटिक सोसाइटी कहाँ है? मुंबई में। लाइब्रेरी ऑफ एशियटिक सोसाइटी कहाँ है? मुंबई में। फिर हैदराबाद में क्या है? स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। क्या है? स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। वापस हैदराबाद में स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है, मुंबई में लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी है, कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी है, और दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम है, ठीक है। मैंने ये क्या किया है, ठीक है। अब देखो क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ एन एनसाइक्लोपीडिया। अब ऐसी कौन सी क्राइटेरिया है जो हमें हेल्प करती है क्या एक स्ट्रक्चर जो एनसाइक्लोपीडिया का वो डिजाइन करने। सबसे पहला क्या आता है? एक्यूरेसी, फिर क्या आता है? मेटिकुलसनेस, फिर चौथा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव, और फिर आता है क्या? स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन। पहले क्या? एक्यूरेसी, फिर क्या है? मेटिकुलसनेस, फिर उसके बाद क्या है? तो ऑब्जेक्टिविटी, और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन। क्लियर है? पक्का। अब क्या बोला? फेमस म्यूजियम्स एंड कंट्रीज। अब यहाँ पे कंट्री का नाम दे, इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस। अब आपको इन कंट्री में कौन से फेमस म्यूजियम्स है उसके बारे में बता रहा है। इंडिया में देखो छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, ये याद कर लेना। इंग्लैंड में कौन रहता है? ब्रिटिश रहता है, तो म्यूजियम कौन सा रहेगा? ब्रिटिश म्यूजियम रहेगा। अमेरिका नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, क्या? नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। और फ्रांस में लव म्यूजियम, कौन सा म्यूजियम है? लव म्यूजियम। लव यू। जल्दी दोसांझ का गाना सुना है कि नहीं सुना है? ठीक है। इंडिया में क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। फिर इंग्लैंड में क्या है? ब्रिटिश म्यूजियम है। फ्रांस में क्या है? लव यू। डू यू नो? सुना है कि नहीं सुना है? ठीक है, तो क्या? लव यू म्यूजियम। और फिर अमेरिका में क्या? नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री। डन। यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो हमने ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें यहाँ पे खत्म कर दी है, ठीक है। 2 मिनट में देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं है ना भाई, कुछ छूटा तो नहीं है ना भाई। तो मैंने सारी चीजें कवर अप कर दी है, आई गेस नहीं छूटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको चलो मैं आगे बता दूंगा, एक छूट गया है फ्लोचार्ट, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, तो वो आप कर लेना। और ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें मेरे ख्याल से मैंने कवर किया कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कुछ मैंने छोड़ा नहीं है। अब नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे। अब क्या बोला है? लॉज पास फॉर द लिबरेशन एंड प्रोग्राम्स ऑफ वुमेन। क्या बोला? ऐसे कौन से लॉ पास किए गए वुमेन्स के फ्रीडम, लिबरेशन मतलब फ्रीडम और वुमेन्स की प्रोग्रेस के लिए? तो सबसे पहले क्या है? राइट टू इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। भाई ये दुख खत्म काहे नहीं होता है कि मतलब एक लड़की है तो उसको बोला गया है कि भाई आपको इक्वल अधिकार है, अपने पिता से तो लो और साथ ही साथ अपने पति से भी लो। लड़का क्या करे? लड़का करे डूब जाए, समझ में? मतलब अपनी बहन को भी देगा, अपनी वाइफ को भी देगा, लेकिन अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छा रूल है। फिर उसके बाद क्या है? प्रिवेंशन ऑफ डाउरी एक्ट, ठीक है, मतलब जो दहेज लेने की प्रथा था उस पर रोक लगा दी। देना पाप है और लेना भी पाप है। प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब जो घरेलू झगड़े में जो औरतों को मारा जाता था उस पर रोक लगाई। फिर जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ होता था उस सेक्सुअल हरासमेंट पे भी क्या लगाया? रोक क्या लगाया गया। फिर अब क्या बोला है? कंपोनेंट्स विच मेक इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। ऐसे कौन सी चीजें जो इंडियन डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाता है। अब क्या दिया है यहाँ पे? राइट टू वोट दिया है, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड प्रोविजन ऑफ माइनॉरिटीज दिया है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिया है। अब बाकी सारी चीजें खाली, तो ये फिलअप आपको करना है। सबसे पहला क्या आता है? राइट टू इंफॉर्मेशन आता है। फिर क्या आता है? जुडिशरी का रोल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, ये एक आपका रोल प्ले करता है। फिर क्या लास्ट में? डिसेंट्रलाइजेशन, ये आपका रोल क्या प्ले करता है। डन। फिर क्या बोला? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस मतलब अच्छी गवर्नमेंट का, अच्छे काम का फीचर्स क्या, कैरेक्टर क्या है। सबसे पहले क्या है? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट, मतलब जो भी काम करे बहुत अच्छे से काम करे। फिर जस्ट एंड ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबके लिए डेवलपमेंट करते फिर क्या? पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब क्या बोला है कि जहां पे लोगों का भी पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व किया जाए क्या आपके ये डिसीजन लेने में। फिर क्या आता है? रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, जो आपके क्या करे? गवर्नमेंट हर एक चीज के बारे में क्या बात करे, और साथ ही साथ क्या? अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मतलब क्या बोला गया?
सारी चीजों का हिसाब किताब रखे और अपने कामों में क्या ट्रांसपेरेंसी रखे। ठीक है, अब क्या बोला गया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब ये वोटिंग के प्रोसेस क्या होता है, इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, देखो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज एस्टैब्लिश किए जाते हैं, फिर उसके बाद क्या वोटर्स का वोटर लिस्ट जो वो फाइनलाइज किया जाता है, फाइनलाइज करने के बाद जो नॉमिनेशन होता है कि कौन कौन खड़ा होगा, वो खड़े वो जो फॉर्म भरे वो फॉर्म सही भरा है कि नहीं भरा है, कुछ गलत तो नहीं भरा है। फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना इलेक्शन कैंपेन जाते हैं, घर घर जाके बांटते हैं कि इस बार हमारी सरकार, इस बार हमें भी वोट देना, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो ये कैंपेन्स होता है। फिर वोटिंग पढ़ना चालू होता है, वोटिंग पढ़ना चालू हुआ तो फिर उसके बाद क्या काउंटिंग जो होती है वोट्स की वो चालू हो जाती है। फिर जो रिजल्ट होता है इलेक्शन का वो किया जाता है, और जो रेजोल्यूशन होता है डिस्प्यूट्स का इलेक्शन के रिगार्डिंग वो क्या पुट क्या किया जाता है। फिर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, अब जो प्रोसेस है इलेक्शंस का उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज और उनके कैंडिडेट्स का रोल क्या होता है, और वोटर्स का रोल क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहले क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या करती है, वोटर लिस्ट प्रिपेयर करती है, इलेक्शन डेट अनाउंस करती है, और साथ ही साथ जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है कैंडिडेट्स का वो एक्सेप्ट करती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज और उनके कैंडिडेट्स का क्या रोल रहता है कि वो इलेक्शन कैंपेन कंडक्ट करेंगे और इन्फॉर्म करेंगे कमीशन को, क्या इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है, टू इन्फॉर्म द कमीशन अबाउट द इलेक्शन कमीशन, ये एक्चुअली थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, इसमें गड़बड़ क्या, टू इन्फॉर्म द कमीशन अबाउट द बोलते ना मिसलीडिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग द इलेक्शंस, तो ये आप सही कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, फिर क्या रोल ऑफ वोटर्स क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना, जो वोट जाके देना, साथ ही साथ अटेंड जो पार्टी की रैलीज होती है उसको अटेंड करना, और किसे वोट करना है वो डिसाइड करना। फिर अब यहाँ पे क्या दिया, देखो पार्टीज के नाम दिए गए और कब वो इस्टेब्लिश हुए तो वो डेट दी गई है। ठीक है, तो याद कर लो 1885 में कौन सी पार्टी आई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी आई थी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कब इस्टेब्लिश, ईयर 1980 में इस्टेब्लिश हुई थी। बहुजन समाज पार्टी कभी हुई थी, 1984 में हुई थी। और तृणमूल कांग्रेस कभी हुई थी, ईयर 1999 में हुई थी। डन। तेरी क्यूटी सी स्माइल पे कितना मरदी है मन, कितना मरदी है मर जाने। ठीक है, अब रीजनल पार्टीज कौन सी महाराष्ट्र में, देखो एक शिवसेना दिया गया और आपको लिखना, एक क्या है बहुजन विकास आघाड़ी है, ये आपकी रीजनल पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये, फिर एक समाजवादी पार्टी, फिर उसके बाद क्या आता है आपका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, क्या आता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये आपकी क्या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है आपकी कहां पे, अगर हम बात करें तो आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं, अब आगे क्या क्या है हमारी चीजें, चलो एक एक करके हम लोग आगे बात करेंगे। अब आगे क्या दिया हुआ, मेजर नेशनल पार्टीज इन इंडिया, अब कौन सी बड़ी बड़ी पार्टीज है इंडिया में उसके बारे में, एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ठीक है, याद रखना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अलग है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। फिर उसके बाद क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये हमारा भारतीय जनता पार्टी, आप ये लिख सकते हो। फिर अब क्या ट्रेड यूनियन मूवमेंट, अब कौन से मूवमेंट्स हुए थे वो, अब इन ईयर 1899 में रेलवे वर्कर मूवमेंट हुआ था जो स्ट्राइक पे चले गए थे अपने डिमांड्स के लिए। 1920 में कौन सा हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हुआ था। ईयर 1960 से लेकर 1970 तक ये जो डिकेड था इसमें बहुत सारे क्या हुए थे, आपके हड़ताल हुए थे, बहुत सारे लोग क्या हो गए थे आपके एजुटेशन पे गए थे। फिर उसके बाद 1980 में क्या हुआ था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट, जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। अब प्री इंडिपेंडेंस आदिवासी मूवमेंट, अब आदिवासी मूवमेंट बिहार में कौन से हुए थे, महाराष्ट्र में कौन से हुए थे, ओडिशा में कौन से हुए थे, छोटा नागपुर में कौन से हुए थे, वो ओडिशा में गोंड में हुए थे। ठीक है, महाराष्ट्र में कोल्ली भिल्ला और रामोशी में हुए थे, बिहार में आपका संथल और मुंडा में हुए थे, और छोटा नागपुर में क्या हुआ था, कोलम में क्या हुआ था। ठीक है, डिमांड ऑफ फार्मर्स मूवमेंट, अब फार्मर मूवमेंट जो हमने पढ़ा हमारे टेक्स्ट बुक में उसमें डिमांड क्या थी फार्मर्स की, सबसे पहला एग्रीकल्चर को क्या शुड गेट द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री, उसको इंडस्ट्री का एक स्टेटस मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो पॉलिसी आपकी डेप्ट रिलीफ का और डेप्ट कैंसिलेशन का वो बनाना चाहिए। साथ ही साथ जो रिकमेंडेशन है स्वामीनाथन कमीशन का वो उन्हें क्या फुलफिल करना चाहिए, और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स उसकी जो प्राइस सही प्राइस का लगानी है। डन। साथ ही साथ अब आपको टाइप्स ऑफ मूवमेंट भी रहेगा एक, तो ये 2-3 मूवमेंट्स आप याद कर लेना, जैसे फार्मर्स मूवमेंट हो गया, कंज्यूमर्स मूवमेंट हो गया। ठीक है, ये मूवमेंट्स थोड़ा सा आप याद कर लेना, ट्रेड यूनियन मूवमेंट हो गया, तो ये थोड़ी सी चीज आप देख लेना। फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज कौन से, सेक्युलरिज्म है, ब्रदरहुड भाईचारा, सोशल जस्टिस, ह्यूमैनिटिज्म, इक्वालिटी, ये सारी चीजें, और फ्रीडम। ठीक है, फिर अब क्या आता है, ऐसे कौन से मेजर्स अडॉप्ट किए गए थे आपके डेमोक्रेसी फॉर द कल्टिवेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन सोशल लाइफ, यानी डेमोक्रेसी को क्या आगे बढ़ाने के लिए सोशल लाइफ में। तो सबसे पहला क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज को प्रोटेक्ट किया गया। एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन को क्या आगे बढ़ाया गया। जो ऑटोनोमी थी सोशल इंस्टीट्यूशन की उसको इंक्रीज की गई।
और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो और सारी और बाकी सारे जो सोशल कंपोनेंट्स है उनको क्या इंक्लूड क्या किया गया। ठीक है, डन। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट मैंने सारे फ्लो चार्ट कंप्लीट कर दिए। अब एक दो है जो मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूं, कौन सी चीज है। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो मैंने एक आपको बता दिया, क्या बताया मैंने, हाँ मैंने आपको बताया आपको मोमेंट वाला चीज याद कर लेना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको जो ट्रेड मूवमेंट्स है, अब देखो ये वाला मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपको। हाँ देखो, ट्रेड यूनियन मूवमेंट ने ईयर 1899 में क्या हुआ था, ईयर 1920 में क्या था, 1960 1970 में क्या था, 980, ये एक आपको याद कर लेना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक आपका हिस्ट्री में एक जो फ्लो चार्ट है वो मैं आपको बता देता हूं भाई साहब, भाई साहब। ठीक है, तो आपको एक फ्लो चार्ट ऐसा रहेगा, लास्ट में हाँ चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। तो आपका फिर सारी चीजें जो हमारी कंप्लीट हो, एक छूट गया एक्चुअली इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूं। तो क्या है यहाँ पे देखो, इंडियन ट्रेडिशंस, मैं चलो वर्बली बता दूं। इंडियन ट्रेडिशंस प्रैक्टिस इन दिस स्टेट्स आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज। मतलब ऐसे ट्रेडिशंस जो इंडिया के इन स्टेट्स पे क्या किया जाता है, इन स्टेट्स पे आपका प्रैक्टिस किया जाता है और उसको वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में क्या शामिल किया गया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन से। अब आपको आ सकता है झारखंड और ओडिशा में। तो सबसे पहले देखो मैं झारखंड एंड ओडिशा में क्या, चाहू डांस, ये याद कर लो, क्या चाहू डांस। ठीक है, ये याद कर लेना। तो ये सारी चीज झारखंड एंड ओडिशा में। मणिपुर में क्या आता है आपका संकीर्तना ट्रेडिशन, ये आपके वर्ल्ड हेरिटेज इंटेंजिबल लिस्ट में क्या किया, ये किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, फिर आपका क्या केरला में अगर मैं बात करूं तो क्या आपका मुदियत, जो कि एक रिचुअल थिएटर है वो। ठीक है, फिर उसके बाद आपका पंजाब में, ये भी याद करो। ठीक है, ट्रेडिशन क्राफ्ट ऑफ मेकिंग कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स बाय। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन क्या आएगा आपको कि इंडियन ट्रेडिशंस जो इन पर्टिकुलर स्टेट्स में प्रैक्टिस किया जाता है उसको वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में क्या किया गया। तो सबसे पहले क्या, झारखंड और उड़ीसा में चाहू डांस याद कर लो, मणिपुर में आपके संकीर्तना ट्रेडिशन, आपके केरला में मुदियत जो कि एक रिचुअल थिएटर है, और वहीं पंजाब में जो ट्रेडिशन जो क्राफ्ट मेकिंग का, जो हम क्या करते हैं मेटल से, आप कॉपर और ब्रास से जो हम यूटेंसिल्स बनाते हैं आपके थटेरस यूज करके, तो उसको क्या यहाँ पे बताया गया। डन। तो यहाँ पे मेरे सारे फ्लो चार्ट कंप्लीट कर दिया। आई होप सो चीज आपको समझी है। तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों साथ शेयर करो, और बहुत सारी चीजों को आप क्या कवर करो। और साथ ही साथ ये पीडीएफ में दे रहा हूँ, लेकिन पीडीएफ देखने से पहले आपको मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको चीज समझेंगे। तो चलो बाय दोस्तों, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। जय हिंद दोस्तों।